वेलकम मेरे बच्चों। आज हम लोगों का विषय रहेगा शब्द भेद। इसको ध्यान देना, शब्द भेद। देखो दोस्तों, ये शब्द भेद क्या होता है इसको आप जान लें। अपने भाषा के शब्दकोश में, जो भाषा है उसके शब्दकोश में शब्द कहाँ कहाँ से, किस किस रूप में, किस किस अर्थ के, किस किस देश के और कैसे कैसे परिवर्तित होकर आज वर्तमान के शब्द संग्रह में वो व्यवस्थित हैं। उन्हीं को टारगेट करते हुए आज हम लोग शब्द भेद पर ध्यान देंगे। मेरे दोस्तों, जब हम शब्द भेद पर आएंगे तो ये शब्द भेद 5 रूपों में विभक्त हो जाएगा दोस्तों। पहला हो जाएगा उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हो जाएगा रचना के आधार पर। तीसरा हो जाएगा अर्थ के आधार पर। चौथा हो जाएगा विकार के आधार पर। और 5वां हो जाएगा प्रयोग के आधार पर। ठीक है ना? अब इनका आधार भी हम लिख ही दें। प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद, विकार के आधार पर शब्द का भेद, अर्थ आधार पर शब्द का भेद, रचना के आधार पर शब्द का भेद और उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद। तो ये 5 आधार हम लोग बनाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर रचना, अर्थ, विकार, प्रयोग। ठीक दोस्तों, तो अगर हम प्रयोग के आधार पर चलेंगे तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब ये दोनों होते क्या हैं, इनके बारे में आप जान लें, देख लें। विकारी का तात्पर्य हुआ कि वह शब्द जो पद बनते समय लिंग वचन कारक से प्रभावित होकर अपने रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना? तो जिन शब्दों में परिवर्तन होता है हम उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी हम इसको यूं भी कह सकते हैं, शब्द का परिवर्तनीयता। शब्द का परिवर्तनीयता, ये विकारी शब्द होते हैं। अविकारी ये वे शब्द है जो किसी भी लिंग वचन पुरुष के संपर्क में आने पर उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए अविकारी को हम दूसरा शब्द अव्यय भी बोलते हैं। ये अव्ययी शब्द भी है। ठीक है ना? अव्यय अथवा अव्ययी शब्द ये अविकारी होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लें तो इसमें होते कौन कौन से हैं ये भी जान लें। विकारी शब्द
परिवर्तनीयता यानी जो विकारी शब्द है, ये विकारी शब्द सदैव संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जो शब्द होते हैं वे विकारी होते हैं। इनमें विकार पैदा हो जाता है। लिंग से, वचन से, कारक से इनमें विकार आते हैं। अतः जो इस कोटि के शब्द हैं ये विकारी कोटि के शब्द माने जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ लिखा बच्चा पढ़ता है। अब देखिएगा बच्चे या बच्ची पढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों ने पढ़ाई की है। अब देखिए यहाँ पर बच्चा था, बच्चे का जब लिंग बदला, हम लिंग का प्रभाव हुआ तो क्या पड़ गया बच्ची। बच्चे में वचन का प्रभाव डाला तो वचन का प्रभाव पड़ते ही बच्चे हो गए। बच्चे में कारक का प्रभाव हमने डाला तो कारक का प्रभाव पड़ते ही बच्चों हो गया। तो देखिए जो बच्चा शब्द है लिंग, वचन और कारक के कारण अपने में परिवर्तित हो रहा है। यह परिवर्तन क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है। अर्थात वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के कारण अपने रूप में यानी अपने वर्तनी या स्पेलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 कोटि के शब्द होते हैं। संज्ञा के शब्द, सर्वनाम के शब्द, विशेषण के शब्द और क्रिया के शब्द। ये हमेशा परिवर्तनीय होते हैं। चाहे लिंग बदलोगे, वचन बदलोगे, कारक बदलोगे या कोई एक बदलोगे तो इनके इस कोटि के शब्दों के वर्तनी में परिवर्तन आ जाता है। यही परिवर्तनीयता विकारी शब्द होता है जो 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न यहाँ आता है विकारी शब्दों की कुल संख्या होती है 3, 4, 5, 6। तो आप कितने पर टिक लगाएंगे? 1, 2, 3, 4। विकारी शब्दों की कुल संख्या आपको 4 मिलेगी। अब आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को ही मित्रों अव्यय कहा जाता है, यानी ऐसे शब्द जो किसी भी लिंग, वचन या कारक के परिवर्तन होने पर परिवर्तित नहीं होते। वो ज्यों के त्यों शब्द से पद बन जाते हैं लेकिन उनके रूप में कोई अंतर नहीं आता। ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। इस कोटि के जो शब्द होते हैं उनमें सबसे पहले क्रिया विशेषण, ये अविकारी शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक, ये भी अविकारी शब्द होते हैं। संबंध बोधक, ये भी अविकारी शब्द होते हैं। विस्मयादि बोधक, ये जो 4 कोटि के शब्द देख रहे हैं ये कोटि अव्यय यानी अविकारी के होते हैं। ये कैसे होते हैं? आइए अविकारी के बारे में भी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लें और इनको भी फाइनल किया जाए। मेरे दोस्तों, एक क्रिया विशेषण होता है
यदि वही विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का होगा तो विकारी होगा, यदि वही विशेषण किसी क्रिया का होगा तो अविकारी होगा। मैं अब यहां पर आपको अविकारी क्रिया का जो विशेषण है उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमने यहां लिखा घोड़ा तेज दौड़ता है, ध्यान देना यहां तेज आया, यहां तेज घोड़े की विशेषता नहीं है, घोड़ा संज्ञा है, इसकी विशेषता नहीं है। घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता है, अतः यहां पर तेज क्रिया विशेषण है और अविकारी होगा। देखो मेरे मित्रों, हमने यहां लगा दिया घोड़ी तेज दौड़ती है, घोड़े तेज दौड़ते हैं, घोड़ों ने तेज दौड़ लगाई। ठीक है मित्रों, अब देखिए जो क्रिया विशेषण तेज है ये हर एक में बिल्कुल अपनी जगह है, इसके में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहां देखिए घोड़ा शब्द रहा, यहां लिंग बदला, यहां वचन बदला, यहां कारक लगा, तो घोड़े का लिंग बदला तो घोड़ी हो गया, पर तेज जहां का तहां है। घोड़े का हमने वचन बदला तो घोड़े हो गया, पर तेज जहां का तहां है। घोड़े में कारक लगा दिया, पर तेज जहां का तहां है। तो देखो मेरे दोस्तों, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। कैसे अव्यय होते हैं? क्योंकि इनमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं होता, ये सब में ज्यों के त्यों एक जैसे प्रयोग होते हैं, अतः इनको हम क्रिया विशेषण या अव्यय रूप कहते हैं। इसी तरह से समुच्चय बोधक में देखोगे तो तथा, और, व, एवं, इसलिए, किंतु, परंतु आदि, ये सारे के सारे अव्यय होते हैं और ये अविकारी शब्द माने जाते हैं। इसी तरह से संबंध बोधक में आओगे, जो, सो, जैसे, वैसे, ये जो शब्द आई, के, बिना, के, साथ, के लिए, तो ये शब्द भी अव्यय के होते हैं, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। आखिरी है आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द भी अव्यय या अविकारी होते हैं, जैसे हे, अरे, वाह, शाबाश आदि। इस प्रकार से हमारे शब्दकोश में जो प्रयोग के आधार पर हमने पहला भेद किया, तो प्रयोग के आधार पर आया। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द हमारे शब्दकोश में, एक विकारी यानी परिवर्तनीय, एक अविकारी यानी अपरिवर्तनीय, जिसको हम अव्यय कहते हैं। विकारी शब्दों में 4 कोटि के शब्द आएंगे जो आपके सामने है। अविकारी शब्द में भी 4 कोटि के शब्द आएंगे जो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग, सॉरी ये हम गलत शुरू कर दिए। यहां आएगा विकार, यहां आएगा प्रयोग। तो विकार के आधार पर हमने भेद कर लिया मित्रों। अब चलते हैं प्रयोग के आधार पर। देखो दोस्तों, जब प्रयोग के आधार पर आते हैं तो प्रयोग के आधार पर शब्द हमारे
दो भागों में बंट जाते हैं और दो प्रकार के शब्द यहां पर भी दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, और वो शब्द होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के शब्द आते हैं। सार्थक का तात्पर्य हुआ कि वाक्य में प्रयुक्त वे समस्त पद जो वाक्य की संरचना में आए हैं उनका वाक्य गठन, वर्तनी, वाक्याधार, औचित्य आदि दोषों से मुक्त होकर जो व्याकरण सम्मत होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू ग्रामर। यदि सेंटेंस का वर्ड्स अकॉर्डिंग टू ग्रामर है तो हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द है। ठीक है ना? यानी व्याकरण सम्मत शब्दों का वाक्य में किया गया प्रयोग सार्थक कहलाता है। ऐसे शब्द जो अपना अर्थ रखता हो, वक्ता और श्रोता के बीच भाषाई व्यापार के भाव वहन में दोनों पक्ष द्वारा अर्थ के साथ स्वीकार किया जा रहा हो, सार्थक शब्द कहलाता है। ठीक दोस्तों, अब आइए निरर्थक। निरर्थक शब्द को देखेंगे तो ये निरर्थक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यवहार मूलक निरर्थकता और दूसरा होता है व्याकरण मूलक निरर्थकता। निरर्थक शब्द दो प्रकार के हो गए, एक व्यवहार मूलक निरर्थकता, दूसरा व्याकरण मूलक निरर्थकता। अब ये व्यवहार मूलक निरर्थकता क्या है दोस्तों? तो व्यवहार मूलक निरर्थकता पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे शब्द जो श्रोता और वक्ता के मध्य उनकी अल्हड़ता में प्रयोग किया जा रहा है, न तो वो शब्द वक्ता को अखरता है, न ही वो शब्द श्रोता को अखरता है, बल्कि भाषा अपने गंतव्य को सुचारू रूप से चली भी जाती है, यानी भाषा का व्यापार संपन्न हो जाता है। यानी वक्ता जो कहना चाहता है श्रोता उसको सुन लेता है, पर उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिसको व्याकरण के कसौटी पर रखा जाए तो अर्थहीन होते हैं, परंतु उस श्रोता वक्ता में किसी को भी बुरे नहीं लगते और न ही कोई इस पर ध्यान देता है। जैसे आप सभी लोग जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो एक दूसरे से क्या कहते हो? अरे चल यार पढ़ाई सढ़ाई तो साला चलती रहेगी तो चाय शाय पी लिया जाए। तो पढ़ाई के साथ हमने प्रयोग किया सढ़ाई और चाय के साथ प्रयोग किया साय, चाय शाय पी लिया जाए, या चाय चुई पी लिया जाए, चाय वाय पी लिया जाए, ऐसा प्रयोग करते हैं ना। कल मान लो तुम लोगों की शादी के संदर्भ में कोई देखनहरू आए तो तुम्हारे बाप से क्या पूछेगा? अरे भैया लड़कवा पढ़ाई सढ़ाई कर रहा है कि कुछ नौकरी सौकरी में आया? तो चलो भाई पढ़ाई तो समझ में आया, सढ़ाई क्या है और नौकरी ओकरी क्या है भाई? तो ऐसे शब्द का प्रयोग होते हैं। तो इस तरह के जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उनको हम व्यवहार मूलक निरर्थकता कहते हैं। भाई थोड़ा कपड़ा सपड़ा ढंग से पहन लेना तो कपड़ा सपड़ा हो गया। थोड़ा जाड़े फाड़े का समय नहीं यार अच्छा नहीं होता, अब जाड़े के साथ साड़े का क्या हो गया भाई?
तो जब हम अपने कथन को प्रभावी बनाने के लिए एक निरर्थक शब्द सार्थक के साथ एक निरर्थक प्रयोग कर देते हैं, जो श्रोता वक्ता के बीच गल पच जाता है, बहुत आराम के साथ वो सुपाच्य हो जाता है, पर व्याकरण के दृष्टि से गलत होता है, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्यवहार मूलक निरर्थकता। अब आते हैं मित्रों व्याकरण मूलक निरर्थकता। कुछ ऐसे शब्द होते हैं दोस्त हमारे वाक्य में जो व्याकरण की अनभिज्ञतावश निरर्थक हो जाते हैं। वक्ता को पता नहीं है कि मैं निरर्थक शब्द बोल रहा हूं, वो 100% सार्थक बोल रहा है, पर उसके अंदर व्याकरण की जो कमी है, उस कमी के कारण जो त्रुटि अपने वाक्य में कर रहा है, वह त्रुटि उसके शब्द को निरर्थक बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण मूलक निरर्थकता। यानी वे वक्ता जिनको भाषा के समुचित व्याकरण का ज्ञान नहीं है और उन्हें लिंग वचन पददोष आदि का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिनमें ये सारी त्रुटियां होती हैं, और उन त्रुटियों के कारण उन पदों को हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं, देखो दोस्त, हमने लिख दिया यहां पर, रोगी को हिलाकर दवा पिलाएं। ठीक है ना? अब जो को एक कारक का जो दोष है, ये जो कारक दोष है, ये क्या किया? अर्थ का अनर्थ कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए? रोगी को दवा हिलाकर पिलाएं। तो दवा हिलाकर होना चाहिए, यहां क्या है? रोगी को हिलाकर। दोनों के अर्थ में कितनी समानता है आप समझ सकते हो। इसी तरह से खरगोश को काटकर फल दो। तो व्याकरण जब कारक का दोष आ जाता है तो हमारे जो शब्द होते हैं वो निरर्थक हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से कभी कभी हम वचन का दोष निकाल लेते हैं। वचन के दोष में जैसे मान लो कि हमने यहां कहा नदी के दोनों किनारे हरियाली है। ठीक है। दूसरा आ गया नदी के दोनों किनारों पर हरियाली है। दोनों शब्द है, एक अशुद्ध है एक शुद्ध है। अधिकतर हमने अपने भाषाई क्षेत्र में इसका प्रयोग पाया है। इसका प्रयोग गलत होता है। ठीक है ना? क्योंकि जब हमने दोनों लगा दिया तो दोनों अपने आप में बहुवचन है। अब किनारों अगर हो रहा है तो ये किनारों गलत हो जाएगा, किनारे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से तमाम दोष करते हैं। मीरा के दोनों कानों में बाली है, जबकि होना चाहिए मीरा के दोनों कान में बाली है। तो दोनों कानों
एक विशेष पर दो विशेषण का प्रयोग नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार के जो हम गलतियां करते हैं, वचन का दोष है, लिंग का दोष है, और जैसे हमने इसका किए कि प्राण निकल गया, ठीक है। अब अगर देखिए प्राण निकल गया तो ये वचन दोष है, और यहां पर हो जाएगा क्या, प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, क्योंकि प्राण हमेशा बहुवचन होता है, हमने इसका एक वचन में प्रयोग कर दिया। तो इस प्रकार से जब छोटे छोटे ये जो व्याकरण की जानकारियां हैं, इनके अभाव में कोई वक्ता अपना वक्तव्य देता है तो उसमें तमाम व्याकरण मूलक अशुद्धियां आ जाती हैं, जो प्रयोग के आधार पर निरर्थक मानी जाती हैं। अब आइए मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगर देखा जाएगा तो ये शब्द भी कई रूप में आएंगे, जैसे पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा विलोम, और चौथा पर्याय। अर्थ के आधार पर देखे गए हैं, विकार के आधार पर शब्द कितने हो गए, दो। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने हो गए, दो। अर्थ के आधार पर यहां शब्द कितने हो गए, चार। इनका ध्यान दीजिएगा मित्रों। जैसे यहां विकार के आधार पर शब्दों के कुल भेद माने गए हैं 2, 4, 6, 8, तो 2 पर टिक लगाएंगे। अगर मान लो पूरे विकारी शब्द कुल होते हैं 4, 6, 8, तो 4 पर लगाएंगे। अविकारी शब्द होते हैं, संख्या दे दिया तो 4 पे लगाएंगे। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 2, सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 4, कौन कौन, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी, पर्यार्थी, पर्याय अर्थी। ठीक है मित्रों, पर्याय अर्थी। एकार्थी ये हमेशा रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं, रूढ़ के शब्द होते हैं एकार्थी। एकार्थी का तात्पर्य यह है कि ऐसे शब्द जो किन्हीं भी परिस्थितियों में एक ही अर्थ व्यक्त करते हो, एक से अधिक अर्थ का भाव उन शब्दों में न हो, ऐसे शब्द क्या होते हैं, एकार्थी होते हैं। और ये शब्द अधिकतर देशज होते हैं, रूढ़गत होते हैं, जैसे आंख, पथ, पैर, देव, आग, घर, घास, घोड़ा, ये तमाम ऐसे शब्द जो सिर्फ एक अर्थ देते हैं। ठीक है ना, उनको हम एकार्थी कहते हैं। आगे चलते हैं अनेकार्थी। ऐसे शब्द जो संदर्भ बदलने पर अपने अर्थ भी बदलते रहते हैं, वे क्या होते हैं, अनेकार्थी होते हैं। जैसे हमने यहां लिखा पानी, तो देखिए पानी शब्द अनेकार्थी है। आप खूब याद किए होंगे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुक शून, है ना। तो वही पानी कहीं जीवन है, वही पानी कहीं चमक है, वही पानी कहीं मर्यादा है, अनेक अर्थ दे दिया। इसी तरह से मान लो हमने यहां पर लिखा मन या पर माने दूसरा, पर माने के ऊपर, पर माने भिन्न, पर माने पंखा जिससे चिड़िया उड़ते हैं, पर माने परंतु, कई अर्थ निकाल दिया ये।
लेकिन अगर यहीं पर हमने नभ लिख दिया तो इसका तो एक का अर्थ है ना, इसका दो अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे नभ के जगह हमने मन लगा दिया तो मन के कई अर्थ, अंक लगा दिया, अंक, अंक के अनेक अर्थ हैं। अंक माने संख्या, अंक माने गोद, अंक माने निशान, अंक माने पहचान, तमाम अर्थ निकल रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो केवल एक अर्थ देता हो वह एकार्थी कहलाएगा। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हों वे अनेकार्थी कहलाते हैं। कुछ तो ऐसे शब्द हैं जिनके एक शब्द से ही पूरे के पूरे पद की रचना हो जाती है। एक ही शब्द है उसी से पूरे पद की रचना हो गई। जैसे हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गया हरि के पास, वे हरि तो हरि में गए, ए हरि भय उदास, पूरी रचना हो गई। या बाजी बौरानी बाजी देखबे को द्वार धाई, बाजी उर उठत पीर बिरह अनल की, बाजी ना धरे धीर, बाजी ना पहिरे चीर, बाजी सब त्याग दिन नहीं लोक लाज घर की, बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बाजी बंसी सांवरो सुघर की। खचरा से सुता खचरा जननी, खचरी ने पिता खचरा, खचरा से सुता से हतो खचरा, खचरी सुनरोदति हा खचरा। तो एक एक शब्द इतने अर्थपूर्ण होते हैं कि उनसे पूरी की पूरी रचना हो सकती थी। इस प्रकार से मेरे मित्रों अर्थ के आधार पर अभी हम कर रहे हैं। तो एकार्थी जिनका मात्र एक अर्थ होता है, अनेकार्थी जिसमें एक से अधिक अर्थों का समावेश होता है, जो प्रसंगानुसार अपने अर्थ को अलग अलग प्रकट करते हैं, उनको हम अनेकार्थी कहते हैं। अब आइए विलोमार्थी। विलोमार्थी को देखा जाए तो विलोमार्थी वे होते हैं, विलोम का ही साधा सा अर्थ है वी और लोम, ठीक है ना। लोम मतलब हुआ समानार्थ। अभी माने रहित या उल्टा, ठीक है। विलोम समानार्थ रहित या समानार्थ के उल्टा जो शब्द अर्थ देता है वो क्या कहलाता है? विलोम, ठीक है ना। समानार्थ के उल्टा अर्थ देने वाला क्या होता है? विलोम होता है। समानार्थ के लोम के वी उल्टा, वी लोम। लोम माने समानार्थ, वी माने उल्टा या रहित, ठीक है। विलोम का अर्थ शब्द समझ में आया। अब आइए विलोम के प्रकार। विलोम दो प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों। विलोम दो प्रकार के होते हैं, एक मौलिक विलोम और प्रायोजित विलोम। मौलिक विलोम जब एक शब्द के विलोम के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? मौलिक विलोम। जैसे हमने यहां लिखा राजा, यहां हो गया रंग, यहां है अच्छा, यहां हो गया बुरा। ये सारे शब्द स्वतंत्र हैं, एक शब्द के लिए दूसरे शब्द का विलोम हेतु प्रयोग किया गया है, अतः यह मौलिक विलोम है। प्रायोजित विलोम क्या है? जब एक ही शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग से अनुलोम और विलोम दोनों तैयार कर दिए जाते हैं तो प्रायोजित विलोम कहलाएगा। जैसे हमने यहां लिखिया बल, इधर लिखा हमने निर, फिर हमने लिखा बल, हमने इधर लिखा स। तो देखिए बल एक ही शब्द का प्रयोग है, बल का। अब इसी तरह से अगर हम इनमें उपसर्ग के जगह प्रत्यय का प्रयोग कर दें, बल रहित या हीन, या कहोगे बल सहित या युक्त। अब देखिए शब्द हमारे पास एक ही है,
शब्द हमारे पास एक ही है, बल। यहां अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ विलोम के लिए। यहां एक ही शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग के द्वारा हमने अनुलोम और विलोम दोनों तैयार कर दिया। तो इस तरह के जो विलोम होते हैं हम उन्हें प्रायोजित विलोम कहते हैं। ठीक दोस्तों, इनको हम मौलिक विलोम कहते हैं। तो ये विलोम भी दो प्रकार के हो गए। अब आती चलते हैं दोस्तों पर्याय। एक कहता है कि परि आय। परि आय, आय माने संज्ञा या अर्थ, संज्ञा या मूल। परि माने चारों ओर। अब ध्यान देना, पर्याय, पर्याय क्या है? ऐसे शब्द या विशेषण, ऐसा विशेषण जो अपने मूल या अथवा अपने संज्ञा को चारों ओर से धारण करे। ठीक है, ऐसा विशेषण जो अपनी संज्ञा को चारों ओर से धारण कर ले, क्या कहलाएगा? वो पर्याय। अब ये पर्याय होता क्या है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, पर्यायवाची संज्ञा का विशेषण होता है। पर्यायवाची क्या होता है? संज्ञा का विशेषण। और ये विशेषण जब अपने संज्ञा को चारों ओर से धारण कर लेता है तो संज्ञा का स्थानापन्न हो जाता है। यही विशेषण जब संज्ञा का स्थानापन्न हो जाता है तो उसी को हम लोग पर्याय कहते हैं। ठीक है ना? अब जैसे हमने बोला हे जटाधर, हे गंगाधर, तो हम किसको बुला रहे हैं? भगवान शंकर को बुला रहे हैं। हे माधव, किसको बुलाए? कृष्ण को बुलाए। हे बंशीधर, हे ब्रजनाथ, हे मुकुंद, हे माधव, हे पीतांबर, ये सारे के सारे विशेषण हैं। और वह विशेषण कृष्ण नामक संज्ञा को चारों ओर से पकड़ लिया। अतः यह सारे के सारे विशेषणात्मक शब्द कृष्ण के पर्यायवाची बन गए। है ना? ठीक बच्चों, तो अब देखिए ये पर्याय, पर्याय भी हम लोगों को क्लियर हो गया कि पर्यायवाची क्या है। ठीक है ना? तो ऐसे शब्द जो किसी अन्य संज्ञा का विशेषण बन करके संज्ञा के ही समान अर्थ को प्रस्तुत करते हो, वो क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए। जैसे माधव, मुरारे, कंसारी, गिरधर, बंशीधर, मोरपखा, सिरमौर्य, पीतांबर, रणछोड़। अब इन सारे के सारे शब्दों में से किसी भी एक शब्द को मैं बुलाऊं तो कौन आएगा? कृष्ण आएंगे। क्यों? क्योंकि वह शब्द कृष्ण का पर्याय है, कृष्ण नामक संज्ञा को चारों तरफ से धारण कर रहा है। ठीक मेरे दोस्तों, तो किसी भी संज्ञा का विशेषण उस संज्ञा का पर्यायवाची बन जाता है। कब? जब वह विशेषण संज्ञा के समान अर्थ देने लगता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? पर्याय। पर्याय, यही पर्याय पर्याय बन जाएगा। ठीक दोस्तों, अब अर्थ के आधार पर चारों शब्द हो गए। अब रचना के आधार पर चलते हैं दोस्तों।
रचना के आधार पर दोस्तों शब्द के कुल 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ यौगिक शब्द। ठीक दोस्तों, रूढ़ शब्द, रूढ़ से ही आपको पता चल रहा होगा, रूढ़ माने जो रिजिट हो, परंपरागत हो। ठीक है ना? तो यानी हमारे शब्दकोश में जो परंपरा से शब्द चले आ रहे हैं, पारंपरिक शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इनके लक्षण क्या क्या होते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले इनके लक्षण आप लिख लीजिएगा बेशक। नंबर 1, ये मतलब रूढ़ शब्द, ये एकल पदी होते हैं। दूसरा, ये एकार्थी होते हैं। तीसरा, इनमें सार्थक पद नहीं होते। चौथा, इनके स्रोत का इतिहास नहीं मिलता। बस 4 ही सफिशिएंट है आपके लिए। ये एकल पदी होते हैं ऐसे शब्द। ठीक है, एकल पदी। एकल पदी का मतलब हुआ, जैसे हमने यहां लिखा जल, आग, देव, नभ आदि, ये एक एक पद के होते हैं। इनमें दूसरा पद नहीं समाहित होता। दूसरी विशेषता क्या है कि ये एक अर्थी होते हैं, इनमें दूसरे अर्थ का समावेश भी नहीं होता। तीसरा, इनमें सार्थक पद नहीं होते। जैसे जल को अगर तोड़े तो जो अलग ल अलग खत्म हो जाएगा, शब्द में खत्म हो जाएगा, इसलिए इनमें सार्थक पद नहीं होते। तीसरा, इनके स्रोत का इतिहास नहीं मिलता। स्रोत का इतिहास क्या है कि मेरे दोस्तों, आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि आदिम व्यवस्था से जो हमारी भाषा थी वो मूल प्राकृत थी। मूल प्राकृत। इसके बाद वैदिक संस्कृत हुई, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत हुई, फिर पाली हुई, फिर द्वितीय प्राकृत हुई, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर पुरानी हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, हिंदी, अब हिंग्लिश, हिंग्लिश, आधा हिंदी और आधा इंग्लिश। ये हमारा भाषा परंपरा है, भाषा का प्रवाह है। ठीक है ना? तो देखिए, मूल प्राकृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, द्वितीय प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी,
हिंदवी, हिंदुस्तानी, हिंदी और इंग्लिश, इस बीच में और भी भाषाएं हैं। मैं एक मोटे मोटे आपको दिखा रहा हूं कि हमारी भाषा या हमारे पास भाषा ज्ञान किस युग से है। ठीक है ना। तो परंपरा का मतलब है ऐसा शब्द जिसका इतिहास इंग्लिश से लेकर के मूल प्राकृत तक जो शब्द हमें हमेशा दिखाई पड़ रहे हैं, ये पता नहीं चला कि ये शब्द इंग्लिश के हैं कि हिंदी के हैं कि हिंदवी के हैं कि अवहट्ट के हैं कि वैदिक संस्कृत के हैं कि मूल प्राकृत के, किसके हैं पता नहीं। वो सारे भाषाओं में, सारा भाषा काल में विद्यमान है और हर भाषा में वो दिखाई पड़ता है। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द, परंपरागत शब्द। इनके ये चार विशेषण, चार विशेषताएं होती हैं। इनके स्रोत का, जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं मिलता कि ये किस भाषा में पैदा हुए, क्योंकि हर भाषा में दिखाई पड़ते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये रूढ़ शब्द का मतलब हुआ, इनको आप उतार लीजिएगा। यौगिक शब्द इसे मिटा रहा हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे। यौगिक शब्द मेरे दोस्तों, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि शब्द निर्माण की विधाओं से निर्मित शब्द यौगिक कहलाते हैं। ठीक है ना। यानी जो व्याकरण सम्मत पदों को जोड़ करके शब्द का निर्माण करते हैं, वे बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। इनके अपने कुछ विशेषता होता है। नंबर एक, ये एक पदीय व एक पदीय नहीं, एकल, एकार्थी, ये एकार्थी व अनेकार्थी दोनों होते हैं। दूसरा, इनमें सार्थक पद होते हैं। तीसरा, इनका निर्माण व्याकरण सम्मत होता है। चलिए, तीन तो बहुत है आपके लिए। ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जो संधि के द्वारा, समास के द्वारा, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा बनाए जाते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये शब्द एकार्थी भी होते हैं और अनेकार्थी भी होते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने यहां पर बोला ख प्लस गोल, खगोल, ये एकार्थी होगा। और अगर हमने यहां बोला ख प्लस चर अर्थात खचर, अब ये खचर अनेकार्थी है। ख माने आकाश, चर माने चलने वाला, आकाश में चलने वाला। तो आकाश में चलने वाला सूर्य भी है, चांद भी है, हवा भी है, बादल भी है, पक्षी भी है, चिड़िया भी है, राक्षस भी है, देवता भी हैं, उल्का पिंड भी हैं। तो अनेक अर्थ निकल गया खच्चर से, लेकिन खगोल से एक ही विषय का बोध हो रहा है। तो इस कोट के शब्द एकार्थी और अनेकार्थी दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें सार्थक पद होते हैं। सार्थक पद का मतलब हो गया जब दो पद को हमने तोड़ा, जैसे अब खगोल को तोड़ा तो ख माने अलग, गोल माने गोल। ख माने आकाश, चर माने चलने वाला, तो ख चर, ख माने आकाश, चर माने चलने वाला। तो दोनों का अपना अर्थ जीवित है। अगर इसी तरह से हमने मान लो यहां पर लिखा नील कमल, तो नील हो गया और कमल हो गया, दोनों का अपना अर्थ है नील कमल। हमने लिखा जल, यहां ने लिख दिया, दोनों का अपना अपना अर्थ है, दोनों जुड़ गया, एक शब्द बन गया। दोनों को अलग कर रहे हैं तब भी दोनों का अर्थ जीवित है। अतः इनमें सार्थक पद होते हैं।
यानी जब हम यौगिक शब्दों को तोड़ते हैं तो दो सार्थक पद हमें प्राप्त होते हैं। इनका निर्माण व्याकरण सम्मत होता है, ठीक है, क्योंकि इस कोटि के शब्दों का निर्माण हम संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के द्वारा करते हैं, यानी व्याकरण सम्मत होते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। रूढ़ यौगिक, आगे चलते हैं। रूढ़ यौगिक, जब यौगिक शब्द, याद रखना, जब यौगिक शब्द पर्यायवाची बन जाता है तो वही रूढ़ यौगिक कहलाता है। यौगिक और रूढ़ यौगिक में कोई खास अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि यदि यौगिक शब्द किसी की पर्यायवाची नहीं बन रहा है तो यौगिक कहलाएगा, और यदि यौगिक शब्द किसी अन्य संज्ञा का पर्यायवाची बन गया तो वही यौगिक रूढ़ यौगिक कहलाएगा। पर्यायवाची बना रूढ़ यौगिक, पर्यायवाची नहीं बना यौगिक। समास पढ़ाते समय आप लोग ध्यान देंगे तो आपको याद आ जाएगा। समास पढ़ाते समय हमने आप लोगों से बोला था कि किसी भी समास का पद पर्यायवाची बनने पर क्या बन जाता है? बहुव्रीहि, है ना। तो समास के द्वारा जब हम पद जोड़ेंगे तो यौगिक ही होगा, दो पद को जोड़ेगा ना समास, तो यौगिक शब्द कहलाएगा। और वह यौगिक शब्द यदि पर्यायवाची बना तो बहुव्रीहि हो जाएगा। बहुव्रीहि मतलब रूढ़ यौगिक हो गया। ये जो बहुव्रीहि देख रहे हैं, रूढ़ यौगिक देख रहे हैं, इसी रूढ़ यौगिक को हम बहुव्रीहि कहते हैं। बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि, यदि यौगिक शब्द पर्यायवाची नहीं बना तो यौगिक शब्द ही रहेगा। यदि पर्यायवाची बन गया तो वही रूढ़ यौगिक कहलाएगा, यानी बहुव्रीहि बनते ही रूढ़ यौगिक हो जाएगा। रूढ़ यौगिक का मतलब कि जो किसी एक संज्ञा के लिए पेटेंट कर दिया गया हो या किसी अन्य संज्ञा का पेटेंट विशेषण हो तो रूढ़ यौगिक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो देखो ये रूढ़, इसके बारे में आपने जानकारी किया कि परंपरागत शब्द है, कब और कहां किस भाषा में पैदा हुआ जिसकी कोई मूल जानकारी नहीं है। एक पदीय होते हैं, एक उनकी पूरी स्थिति आपके सामने आ गई है। यौगिक में आपने देखा जो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा दो सार्थक पदों से निर्मित करके बनाए गए हैं, और यही निर्मित करके बनाए गए शब्द यदि पर्यायवाची बन जाते हैं तो रूढ़ यौगिक कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर जब हम आएंगे तो मेरे दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर जो पहला भेद आएगा, उत्पत्ति के आधार पर भी हम इसके 4 भेद करेंगे, याद रखना। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का कुल भेद 4 होते हैं। नंबर 1 तत्सम, तद्भव, इसको हम अलग अलग लिख दिए हैं, याद रखिएगा। जब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो बताएंगे इसके बारे में। तीसरा देशज, चौथा विदेशज। ये विदेशज एक अपना अलग से कोटि भी प्रकट कर देता है, और वह कोटि कहलाता है संकर। तो ये 4 भेद हो गए। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। चौथे का ही एक अन्य रूपांतर हमें दिखाई पड़ता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संकर। संकर माने मिश्रण।
संकर माने मिश्रण। ठीक मेरे बंधुओं, तो उत्पत्ति के आधार पर कुल 4 भेद हुए। अब इन 4 के चारों का हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे विधिवत, और इनके कुछ प्रश्न छूटे हुए चले आए हैं, ठीक है, और उनको जानबूझ के छोड़ा हूं कि जब इनको लेके चलूंगा तो एक साथ प्रश्न उठाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक मित्रों, अब इसकी चर्चा, इन चारों की चर्चा अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।